दोस्तों, बिहार दरोगा स्पेशल टेस्ट सीरीज में स्वागत करते हैं और आप देख रहे हैं गुरु रहमान सर का प्रैक्टिस सेट। गुरु रहमान सर का है वादा, प्रैक्टिस सेट से है ज्यादा। तो चलिए, इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी ज्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये ज्यादा कहने का मतलब है कि बिहार दरोगा में ज्यादातर क्वेश्चन हमारे सेट से आते हैं। तो चलिए, देर नहीं करते हुए दोस्तों, आज की सेट की शुरुआत करते हैं। और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो से संबंधित हर चीज आपको प्रोवाइड किया जाए। एक और बात बोलेंगे, मार्केट से कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल को सर्च करेंगे और आपको वहां पर हर प्रकार के बुक और नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। और पहला क्वेश्चन के साथ आप दोस्तों के साथ, और भारत में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में पंचवर्षीय योजना का के रूप में कौन सा देश से लिया गया है। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो हमारे देश में पंचवर्षीय योजना चलता है ना, वह जो योजना किस देश से लिया गया है या किस देश के मॉडल पर है। इसका सही जवाब है रूस के मॉडल से लिया गया है। आपको पंचवर्षीय योजना, अब मौलिक कर्तव्य भी आपको पूछेगा, मौलिक कर्तव्य आपको रूस से लिया गया है ना, मौलिक कर्तव्य रूस। अब मौलिक अधिकार होगा अमेरिका से लिया गया। चीन से ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछता है, चीन से कौन सा चीन लिया गया, तो चीन से कुछ भी नहीं, नो, कुछ नहीं लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों तो आप तो जानते ही, संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो ये आपको पहला का ये नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना कब लागू किया गया था। रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना कब लागू किया गया था। इसका सही जवाब है 1978 से 80 तक आपको यह रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। 1978 से 80 तक इसको लागू किया गया था। आपको बी नंबर इसका ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है। भारत में जो है राजकोषीय नीति जो है ये तैयार कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइएगा, भारत में राजकोषीय नीति तैयार करने का अधिकार किसके पास है, किस मंत्रालय के पास। यह वित्त मंत्रालय के पास भारत में राजकोषीय नीति तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन होता है। भारत में जो विदेशी मुद्रा जो है उसका जो है विनिमय का प्रतिरक्षक कौन होता है, उसके लिए कौन होगा। इसका सही जवाब होगा आरबीआई दोस्तों होता है। भारत में विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन होता है, यानी गार्जियन कौन होता है, तो आरबीआई होता है, आरबीआई। 3 नंबर ऑप्शन सही है। भारत में शेयर बाजार की क्रय प्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है। इसका कौन करेगा दोस्तों, आपको सेबी करेगा, है ना। सेबी के द्वारा भारत में शेयर बाजार की क्रय प्रणाली का विनियमन किया जाता है, सेबी के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था। भारत में बैंकिंग विनिमय प्रणाली को कब पारित किया गया था, तो इसको कब पारित किया गया था। इसको पारित किया था 1949 में। भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम को 1949 में पारित किया गया था, ठीक है। और इन कथनों पर चलिए विचार करते हैं। इस कथन पर दिया गया है, कथन पर चलिए विचार करते हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पर आधारित होता है। दोस्तों क्या लगता है, हाँ भैया बिल्कुल सही जवाब है। ये आंकड़ा आपको राष्ट्रीय आय के जो है आंकड़े वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक किया जाता है, सही बात है। और बात करते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय के आकलन और प्रकाशन करता है। हाँ भैया, ये आपको केंद्रीय सांख्यिकी का कार्यालय जो है ये आपको आय, राष्ट्रीय आय हो गया, और आकलन को प्रकाशित करता है। इस प्रकार ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कान में तेल डालकर सोना, कान में तेल डालकर सोना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है। कान में तेल डालकर सोना, इसका मुहावरा होता है, आप तो भली बात ही जानते हैं, निश्चिंत होकर बैठ जाना, निश्चिंत होकर बैठ जाना। जैसे कि आप लोग करते हैं, कान में तेल डालकर सो जाते हैं, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो निरंतर निश्चित होकर बैठ जाते हैं। चलो क्यों, क्या करें, तो ये आपको ऐसे लापरवाही नहीं करना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मनोयोग, मनोयोग में कौन सी संधि है, मनोयोग में कौन सी संधि बताया गया है, बताइए तो। मनोयोग में आपको विसर्ग संधि, मनोयोग में विसर्ग संधि है, मनोयोग में विसर्ग संधि है। चलिए, इंग्लिश से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में 10 नंबर के क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो 10 का आप देखिएगा, इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बी नंबर इसका फिल इन द ब्लैंक्स में आए, आपको बी नंबर ऑप्शन सही था। और रहा बात की 11 नंबर का, देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन से बिटवीन, सही जवाब होगा। हाँ, हाफ वे बिटवीन द
टू टाउन्स देयर वाज द माउंटेन्स विच हैड टू बी क्रॉसेड। इस तो इसमें हो जाएगा बिटवीन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार है। तो ज्ञानपीठ जो है साहित्य के क्षेत्र में, और प्रथम ज्ञानपीठ किसको मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला हुआ था। और विश्व वन दिवस को मनाया जाता है, विश्व वन दिवस है ना, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, इसका सही जवाब है 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। और ओपीसी डब्ल्यू का मुख्यालय, ओपीसी डब्ल्यू का मुख्यालय पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा दहेग, है ना। दहेग जो है का मुख्यालय जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछ लेगा तो आपको दहेग में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, तेलंगाना दिवस कब मनाते हैं। बताइए तेलंगाना दिवस आपको कब मनाते हैं। तेलंगाना दिवस हम लोग मनाते हैं दोस्तों 2 जून को मनाते हैं, 2 जून को हम लोग तेलंगाना दिवस के रूप में मनाते हैं। और रहा बात की बिहार के संदर्भ में इन कथनों पर चर्चा करना है, चलिए इन कथनों पर बात करते हैं। किस राज्य के बारे में दिया है, बिहार के संदर्भ में। तो सर्वाधिक धान और गेहूं रोहतास में होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा धान और गेहूं रोहतास में होता है। ये इसका सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब है, धान रोहतास में और गेहूं भी रोहतास में सबसे ज्यादा होती है। सर्वाधिक जो है गन्ना का उत्पादन पश्चिमी चंपारण होता है, सबसे ज्यादा गन्ना के उत्पादक में पश्चिमी चंपारण है। हाँ भैया बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिमी चंपारण आपको गन्ना के उत्पादन में है। सर्वाधिक जूट के उत्पादक में पूर्णिया और कटिहार का नाम आता है दोस्तों। जूट मैंने पटुआ होता है, जो आपको दरी हो गया, मैट उट जितने भी बनाते हैं जूट से, है ना, बोरे भी बनाए जाते हैं, तो ये जूट उत्पादक में पूर्णिया और कटिहार जो है बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार तीनों नंबर आपको, तीनों सही जवाब है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना में क्या था। बताइए बिहार में महिला साक्षरता दर पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन है 51.5%, 51.5% जो है महिला साक्षरता दर है बिहार में। 2011 की जनगणना के तहत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा राज्य है, तो सबसे ज्यादा घनत्व के जनसंख्या घनत्व के मामले में ये बिहार है दोस्तों। 1103, कितना, 1103 व्यक्ति प्रति व्यक्ति आपको निवास करते हैं, आपको बी नंबर ऑप्शन है। और साक्षरता में भी दोस्तों सबसे निचले पायदान पर बिहार ही है, ये भी बात याद रखेंगे। राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना किस आर्टिकल में करने की बात कही है। बताइए कि जैसे पटना हाई कोर्ट हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये राज्य में ना है ना, दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है राज्य में जो है हाई कोर्ट है ना, यानी उच्च न्यायालय की स्थापना की जानकारी हमें किस आर्टिकल में, तो हाई कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल के तहत बताया गया है। इसका सही जवाब है आर्टिकल 214 में बताया गया है, 214 में आपको हाई कोर्ट की स्थापना की बात किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इन कथनों पर चलिए विचार करते हैं कि दिया गया है, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, थुंगन समिति ने पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश किया था। पंचायत में जो महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है ना, वह किस समिति की सिफारिश पर, ये थुंगन समिति की सिफारिश पर। हाँ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को सौंपती है, लोकसभा लोकसभा लोक लेखा समिति जो है अपना प्रतिवेदन लोकसभा को सौंपती है। हाँ भैया बिल्कुल सही जवाब है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन, अपना रिपोर्ट लोकसभा के सौंपती है। इस प्रकार दोनों स्टेटमेंट सही है, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। प्रकलन समिति का कार्यकाल होता है, उसके सदस्य का बताएंगे कितने कार्यकाल तक वो काम करेंगे। तो इसका 21 का सही जवाब होगा प्रकलन समिति का। तो इसमें सर का द्वारा जो बताया गया 21 नंबर जो है, 21 नंबर का कोई इसमें आंसर नहीं दिया गया है ना। ये आपको प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना कितना वर्षों का होता है, तो इसमें कोई इसमें आंसर नहीं दिया गया है, इसमें स्टार मार्क सर दे दिए हैं। तो आप थोड़ा गूगल सर्च करके इसी को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होते हैं। 22 का सही जवाब होगा आपको मुख्य निर्वाचन आयोग होगा, मुख्य निर्वाचन आयोग। और नहीं तो दोस्तों प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल के हम डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिखकर हम भेज देंगे। चलिए इसमें पूछा गया था 22 नंबर पर परिसीमन आयोग का अध्यक्ष पूछा गया था, तो मुख्य निर्वाचन आयोग होता है, मुख्य निर्वाचन आयोग होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य की नियुक्ति आप तो जानते ही दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। यूपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विभिन्न पदाधिकारियों को उसके वरीयता के क्रम में मतलब कि सबसे ऊंचे पद पर कौन होंगे, ये वरीयता क्रम में उसको सजाने की बात किया गया है। 24 का सही जवाब होगा आपको सबसे पहले देश का प्रथम व्यक्ति तो राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे व्यक्ति आपको उपराष्ट्रपति होते हैं, तीसरे व्यक्ति आपको प्रधानमंत्री होंगे और चौथे व्यक्ति आपको राज्यपाल होंगे, है ना, राज्यपाल होंगे। इस प्रकार जो है सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए, सभी राज्यों में वित्त आयोग की स्थापना की गई। सभी राज्यों में जो है वित्त आयोग की स्थापना की गई। कब किया गया है सभी राज्यों में? सभी राज्यों के लिए वित्त आयोग की स्थापना की बातें 25 का सही जवाब होगा आपको 1993 में 93 में किया गया था। 1993 में आपको सभी राज्यों में वित्त आयोग की स्थापना की गई थी 1993 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य वित्त आयोग के गठन का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया? राज्य वित्त आयोग का गठन का उल्लेख जो है बताइए यह किस आर्टिकल में किया गया है? ठीक है, 26 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है 243 के सब आर्टिकल आई में, है ना, ये आई है तो आई फॉर इनकम हो गया ना, इनकम वित्त से संबंधित है। 243 के आई में आपको राज्य वित्त आयोग की जानकारी मिलती है। आपको बी नंबर ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री के सभी कार्यों का उल्लेख बताएंगे किस आर्टिकल में किया गया है? मुख्यमंत्री के सभी कार्यों का उल्लेख जो है आर्टिकल 167 में किया गया है, 167 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच की जो है केंद्र और राज्य संबंध की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? केंद्र और राज्य के लिए जो है पुंछी आयोग का गठन पूछ रहा है, कब किया गया था? पुंछी आयोग का गठन पूछ रहा है कब किया गया था? 28 का सही जवाब होगा पुंछी आयोग की जो है गठन किया गया था 2007 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 2007 में किया गया था पुंछी आयोग का गठन। निम्नलिखित कथनों पर चलिए विचार करते हैं। इन कथन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, चलिए इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और बात करते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होती है। तो बताएंगे ये जो 25 वर्ष नहीं होते, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष होगा जी, ये 30 वर्ष होता है। कितना होता है? 30 वर्ष होता है। ये आपको ये नंबर गलती हो जाएगा। उसके बाद होगा मुख्यमंत्री केंद्रीय परिषद का प्रमुख होता है। इसमें जो है इसमें असत्य पूछ रहा है ना, ओहो सॉरी, यहाँ पर असत्य कथन की चुनना है। तो इसमें विधान परिषद के सदस्यों के बनने हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। तो 25 वर्ष तो नहीं होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और क्या उसमें बात करते हैं, इसमें असत्य, इसमें जो है मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। हाँ भैया बिल्कुल ये सही बात है, इसमें जो है ये प्रमुख नहीं होता है। प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। इसमें ये आपको बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है? अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना जरूरी पड़ती है? इसका जो होगा 50 को सदस्य का होना जरूरी है, 50 को सदस्य का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पहली जो है एडीसी कौन बनी है? पहली महिला जो है एडीसी कौन बनी हुई है? तो 31 का सही जवाब होगा तीन और ऑप्शन सही है, मनीषा पाढ़ी बनी है। मनीषा पाढ़ी जो है आपको एडीसी बनी हुई है, पहली महिला एडीसी मनीषा पाढ़ी। अगला क्वेश्चन की बात है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हुई है कौन? ये तो हमेशा ये जॉर्जिया मेलोनी बनी हुई है। इसका 32 का हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी। और ये तो बात तो आप रीलों में देखते रहते हैं, इनके साथ कितना रील बनाया जाता है। तो इटली की पहली महिला जो है जॉर्जिया मेलोनी बनी हुई है, बी नंबर ऑप्शन सही है। फिक्की के महासचिव कौन बने हुए? फिक्की के महासचिव तो बताएंगे, फिक्की के महासचिव जो है दोस्तों 33 का सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन सही है, शैलेंद्र पाठक जो है, शैलेंद्र पाठक जो है आपको फिक्की के महासचिव बने हैं, शैलेंद्र पाठक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें ई सारस ऐप किसने लॉन्च किया है? ई सारस ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ई सारस दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ई सारस ऐप को लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका सही जवाब सी नंबर ऑप्शन सही है। डेजर्ट साइक्लोन 2024
अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? डेजर्ट साइक्लोन जो है यह किन दो देशों के बीच में अभ्यास है? डेजर्ट साइक्लोन। तो 35 का सही जवाब होगा दोस्तों, आप तो जानते ही हैं दोस्तों, डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन का अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन यानी 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 43वां शिखर सम्मेलन जो है आसियान का कहाँ सम्मेलन इसका बुलाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन जकार्ता में। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में किया गया था, जकार्ता में किया गया था। बी नंबर ऑप्शन सही है। ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में कौन बने हुए हैं? बताइए तो, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हुए हैं? 37 का सही जवाब होगा आपको मोहम्मद पेजेस्किया, मसूद पेजेस्किया जो है दोस्तों, ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। मजूस पेजेस्किया आपको ईरान के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। सी नंबर ऑप्शन सही है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हुए हैं? इजराइल को जानते ही हैं, तो इजराइल के प्रधानमंत्री आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू है, और इजराइल अब यहूदी कंट्री है। ये इजराइल एक यहूदी कंट्री है जिसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ के पहली महिला अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है किसको? इनको याद रखेंगे। बी नंबर सही है, मेघना अहलावत को। मेघना अहलावत जो है बनी है दोस्तों भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ की पहली महिला अध्यक्ष, आपको मेघना अहलावत। बी नंबर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उल्लास ऐप जो है, उल्लास ऐप किसने लॉन्च किया है? तो उल्लास ऐप दोस्तों आप जानते हैं शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उल्लास ऐप लॉन्च किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना परसेंट पूछ रहा है? देखिए, नगरीय जनसंख्या पूछ रहा है, तो दो तरह की जनसंख्या होती है, एक होगा ग्रामीण जनसंख्या, एक होती है नगरीय जनसंख्या। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगरों की जनसंख्या कितने परसेंट रही है? 41 का सही जवाब बताइएगा। ये हो जाएगा 31%, 31.2% है ना, 31.2% है। और आपको 81% के अलावा 80-81% आपको ग्रामीण नगरीय जनसंख्या होगा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में 2001 और 2011 में जो साक्षरता दर, जो वृद्धि दर देखा गया कितना? तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो भारत का साक्षरता दर में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है? कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है? तो आपको 8.2% की वृद्धि हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। 2001 से लेकर 2011 तक भारत में जो साक्षरता वृद्धि दर है 8.2% की वृद्धि दर देखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें सुलेमित करते हैं। तो सब इसमें जो सुलेमित करते हैं इसमें सबसे नगरीकृत कौन सा हो जाएगा? सबसे नगरीकृत आपको सबसे नगरीकृत हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व के मामले में यहाँ पर एक और ऑप्शन छूटा हुआ है। आप ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप वीडियो को रोक कर आपको बनाना है। चलिए यहाँ पर जो दिया गया है 43 का सही जवाब होगा। 43 का सही जवाब आपको कीजिएगा। 43 का सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन सही जवाब है ना। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब है आपको 4 3 1 2 4 3 2 1 2। तो चलिए इसको मिलान ही कर देते हैं। इसमें बात करते हैं तो इसमें जो है याद रखेंगे और सर्वाधिक नगरीकृत हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन मिला लेंगे। 4 नंबर क्या सबसे नगरीकृत वाला राज्य पूछ रहा है, तो सबसे जो नगरीकृत राज्य कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो है गोवा बता रहा है, सबसे नगरीकृत वाला राज्य हो जाएगा गोवा। एक का हो जाएगा 4। और बात करते हैं इसमें और सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला, तो इसमें हो जाएगा सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश हो जाएगा महाराष्ट्र हो गया। और सर्वाधिक घनत्व वाला प्रदेश, सबसे घनत्व वाला प्रदेश कौन सा हो गया? तो आपको याद रखना दिल्ली हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया गोवा हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है डी का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डी हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। तो 2 नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है? 2 नंबर ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर में अरुणाचल प्रदेश। चलिए ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्प्ले पर इधर से उधर करना पड़ता है, इसलिए आपको उसको वीडियो को रोक कर आपको बना लेना है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए तो देखते हैं थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? 44 का बताना है आपको। थारू जनजाति पूछ रहा है कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है तराई के क्षेत्रों में पाई जाती है। थारू जनजाति तराई के क्षेत्रों में पाई जाती है।
जापान में लौह अयस्क के निर्यात हेतु निम्नलिखित में से कौन सा महत्व है? तो जापान में जो लौह अयस्क के निर्यात हेतु निम्नलिखित में से अधिक महत्व कौन है? 45 का सही जवाब होगा आपको मरमुआ, ये हो गया गोवा का, ये हो गया गोवा का बंदरगाह हो गया। कोचीन तो केरल का है ना, कंडला गुजरात का हो गया। एन्नौर पे आपको आपको केरल, एन्नौर आपको बताना है कहाँ का है, तमिलनाडु का है ना। चलिए, ये मरमुआ जो है ये यहाँ से सबसे ज्यादा आपको लोहा निर्यात किया जाता है जापान के लिए, लोहा भेजा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूरोप महाद्वीप को अफ्रीकी महाद्वीप से कौन अलग करेगा? यूरोप को और अफ्रीका महाद्वीप को कौन अलग करता है? तो बताएंगे इसको सही जवाब कि जिब्राल्टर जन संधि। दोस्तों, जिब्राल्टर जन संधि जो है यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। आपको प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, मतलब कि खेल का, यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान किसको बोला जाता है? तो आप तो जानते हैं जो स्विट्जरलैंड को बोला जाता है, स्विट्जरलैंड को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। झीलों का देश किसको कहा जाता है? झीलों का देश पूछ रहा है, तो झीलों का देश फिनलैंड को बोलते हैं। झीलों का देश फिनलैंड को, सी नंबर ऑप्शन है। सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसको जाना जाता है? सर्वग्राही मिट्टी को रूप में किसको जाना जाता है? तो ये जो है लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य जो है स्थान जलीय तरंगों के द्वारा ऊर्जा प्रदान या उत्पादन करता है? जलीय तरंग जो होता है ना, ये इस जलीय तरंग से ऊर्जा की प्राप्त किया जाता है और उत्पादन भी किया जाता है। तो ऐसा इसका सही जवाब होगा कच्छ के खाड़ी में, है ना। कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय तरंग आता है, जो कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय तरंग आता है, जहां से ऊर्जा की उत्पादन किया जाता है इस ज्वारीय तरंग से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात, बालक लिंगानुपात की सही जोड़ी बताना है। तो बताएंगे भारत का लिंगानुपात, यहाँ पर भारत का लिंगानुपात और बालक का लिंगानुपात दिया गया है। 51 का सही जवाब बताएंगे। 51 का सही जवाब होगा ये नंबर ऑप्शन है। तो भारत में लिंगानुपात 9 से 43 हो गया और बालकों की है लिंगानुपात 919 है, 919 है। तो इस प्रकार जो है ये नंबर ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नल्ला मलाई की पहाड़ी जो किस राज्य में है? नल्ला मलाई की पहाड़ी पूछ रहा है, यह कहाँ पर है? तो ये आपको नल्ला मलाई की पहाड़ी 53 का सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश। नल्ला मलाई की पहाड़ी ये आपको आंध्र प्रदेश में है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखेंगे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें घास के मैदान उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाइए। चलिए, घास के मैदान को सजाना है तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ये पूछ रहा है, तब ये देश नहीं पूछ रहा है। बात करते हैं इसमें सही क्रम दिया गया 53 का सी नंबर सही होगा। आपको 1 नंबर पहले स्थान पर हो गया, दूसरे स्थान पर आपको आ गया कैंपस हो गया, है ना। 2 नंबर पर आ गया, 1 नंबर पर ये हो गया और 3 नंबर पर आपको आ गया सेलवास हो गया, 4 नंबर पर हो गया लानोस हो गया। तो ये आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ है घास के मैदान को। पंपास दक्षिण अफ्रीका का है, सेलवास ब्राजील का होगा। तो ये आपको घास के मैदान आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोनोरन सोनोरन मरुस्थल कहाँ है? सोनोरन मरुस्थल पूछ रहा है। सोनोरन मरुस्थल ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा आपका यूएसए और मैक्सिको में। सोनोरन मरुस्थल आपको यूएसए और मैक्सिको में ये सोनोरन मरुस्थल है। तो 54 का सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन सही है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध कंट्री, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे स्थलरुद्ध कंट्री का नाम बताएंगे तो 55 का सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन सही है कजाकिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे स्थलरुद्ध यानी लैंड लॉक कंट्री कौन है? तो ये कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। शक संबंध का प्रारंभ पूछ रहा है। शक संबंध का प्रारंभ किस शासक ने 1708 में किया हुआ था? 1708 में किया हुआ था। शक संबंध का प्रारंभ जो है 78 ईसा में किया हुआ था। किसके द्वारा शक संबंध की शुरुआत किया गया है? तो ये आपको कनिष्क के द्वारा शक संबंध की शुरुआत किया गया। बी नंबर से सही है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकसित क्षेत्र को में बताना है कि हुआ था, क्या हुआ था? कुषाण काल में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ था? किस क्षेत्र में डेवलपमेंट देखा गया था कुषाण काल में? इसका सही जवाब आपका वस्तुकला में, आर्किटेक्ट क्षेत्र में जो है वस्तुकला में कुषाण इस काल के समय में ये आपको वस्तुकाल का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तोलकाधियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तोलकाधियम की जो किससे संबंधित है? तो ये आपको 58 का सही जवाब होगा। ये आपको व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोलकाधियम जो ग्रंथ जो है व्याकरण और महाकाव्य से संबंधित है। बी नंबर से सही है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, इसमें सुलेमित करना है
राजा और शासक की बात करते हैं, इसमें जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 59 का सही जवाब बताएंगे, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पूरा सही दिया गया है। चेर का हो गया, सेनगुट्टवन हो गया, शेरगुट्टवन हो गया, चोल का हो गया, करिकाल हो गया, और पांड का हो गया नेंडू जेलेनियन हो गया, नेंडू जेलेनियन। इस प्रकार जो है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मिलान सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, मोहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? मोहरौली जो दिल्ली में लौह स्तंभ जो है, इसका निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो 60 का सही जवाब होगा, 34वीं शताब्दी में मोहरौली में जो है आपको लौह स्तंभ का निर्माण किया गया था। ठीक है ना, 34वीं शताब्दी का है। आज तक जो है इसमें जंग तक नहीं लगा है। और बात करते हैं, मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? मोहम्मद गोरी जो है यह किस वंश का शासक है? तो ये जो शासक जो है कांसवनी का वंश का, कांसवनी का वंश का मोहम्मद गोरी शासक है। कांसवनी वंश का शासक मोहम्मद गोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए इसमें मिलान करने के लिए बात दिया गया, मिलान करते हैं। इसमें 62 का सही जवाब होगा, इसमें सही जवाब होगा दोस्तों बल्बाचार्य। ये आपको बल्बाचार्य यूपी राजस्थान में, बल्बाचार्य जो है इनका संबंध यूपी और राजस्थान से। चैतन्य प्रभु या बंगाल से थे, बंगाल क्षेत्र से। मीराबाई राजस्थान से। नामदेव महाराष्ट्र से। इस प्रकार जो ए नंबर ऑप्शन सही है, यह मिलान भी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था? ये खान हुआ करता था। 13वीं शताब्दी में पूछ रहा है, तो 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी को खान कहा जाता था, खान। दिल्ली का पहला तुगलक शासक कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक शासन कौन था? आपको बताना है। इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का पहला तुगलक शासन गयासुद्दीन तुगलक है दोस्तों, ये नंबर ऑप्शन सही है। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 11वीं शताब्दी में भारत का दर्पण, 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण किसने कहा है? 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण ये किसने बात बोली हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किताब हिंद में बोली गई है ना। 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो आपको किताबों हिंद को बोला जाता है। ये अलबर्नी के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा? अलबर्नी के द्वारा लिखा गया है किताबुल हिंद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया है? तो द्वैध शासन नीति को समाप्त करने वाला जो था वारेन हेस्टिंग जो था, वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। और अंग्रेजों ने का सर्वाधिक विरोध किसने किया है? तो अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध आपको मराठा के द्वारा किया गया है। सबसे ज्यादा विरोध जो है मराठा के द्वारा किया गया है। आपको डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं, इसमें दिया गया है उनके सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। चलिए उनके सबसे कालक्रम में सबसे पहले किसका आता है, वही कालक्रम के अनुसार से इसको सजाते चलना है। तो बात करते हैं, पहले नंबर पर होगा रॉबर्ट क्लाई, सबसे पहले आता है रॉबर्ट क्लाई हुआ था। उसके बाद वेस्टिटार्ड आता है, उसके बाद आता है कौन, कार्टियर आता है, और उसके बाद वारेन हेस्टिंग आता है। डेट ये बात याद रखेंगे, डेट आप याद कर लीजिएगा। इस प्रकार जो ऑप्शन के साथ आपको बी नंबर ऑप्शन सही जवाब दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने महिलाओं के लिए वामी बोधिनी पत्रिका निकाली थी? महिलाओं के लिए वामी बोधिनी पत्रिका किसने निकाला था? वामी बोधि पत्रिका जो केशव चंद्र सेन के द्वारा वामी बोधि पत्रिका निकाली गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में मुख्य शिल्पी कौन था? मानी कि उसमें जो है उदारवादी यानी गरम दल और नरम दल है ना, ये याद रखें, गरम दल और नरम दल को मिलाने में प्रमुख नेता पूछ रहा है, कौन शिल्पीकार थे, प्रमुख नेता पूछ रहा है। तो कौन लोग इसमें गरम दल और नरम दल को मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हुआ था? 70 का सही जवाब होगा आपको एनी बेसेंट जो है आपको उदारवादी और अतिवादियों को मिलाने में महत्वपूर्ण शिल्पी के रूप में काम किया होता है एनी बेसेंट, जो होम रूल की स्थापना की हुई थी 1916 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया? बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड हार्डिंग ने कब रद्द कर देता है? तो इनके द्वारा जो है किया गया था 1921 में। लॉर्ड हार्डिंग पर जो है बॉम्ब भी फेंका गया था। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर चलिए विचार करते हैं। आइए इन कथनों पर चलो विचार कर लिया जाए। इसमें से असत्य कथन बताना है, में सही नहीं है। चलिए सही नहीं है क्या है? तो 72 का सही जवाब होगा बी नंबर स्थान। इसमें केवल
2 लॉर्ड डलहौजी ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। बेलीजली बोला हुआ था दोस्तों, स्वयं का शेर कौन बोला था? बेलीजली बोला हुआ था, न कि डलहौजी। ये तो डलहौजी हड़प नीति अपनाया था, बेलीजली जो स्वयं का शेर बोला हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 1822 में टेनेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम को लागू किया गया था। हाँ भैया बिल्कुल, ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 1822 में टेनेंसी एक्ट और काश्तकारी अधिनियम को लागू किया था। ये नंबर सही है, लेकिन बी नंबर जो है बंगाल के शेर जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय ढांचा प्रस्तुत किया गया था? भारत के लिए जो है पहली बार संघीय ढांचा प्रस्तुत किया गया था। भारत के लिए संघीय ढांचा 1935 के अधिनियम में किया गया था। भारत में पहली बार संघीय ढांचा के स्वरूप देखने को मिलता है 1935 के अधिनियम 1935 में देखने को मिलता है। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे हैं? महात्मा गांधी में बताएंगे। तो महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हुए थे? तो बताएंगे वो कितनी बार आपको अध्यक्षता किए होते हैं। आपको एक बार बने हुए थे 1924 में, 1924 में बेलगांव जो है कर्नाटक में पहली बार बने हुए थे। और गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आपको गांधी जी गए हुए थे, ये भी बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गवर्नर जनरल का नाम पूछ रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गवर्नर जनरल कौन था? 75 का सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन है लॉर्ड लिथिनगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन लिथिनगो, लॉर्ड लिथिनगो न होगा ना, लॉर्ड रिपन लिथिनगो बोलते हैं, लॉर्ड लिथिनगो के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मैथ दिया गया है, तो इस मैथ का आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही जवाब, इसका आंसर बता देते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही है, 26,000 रुपये, 26,000 रुपये इसका हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही है। दूसरे का बात करते हैं, दूसरे का इसका ऑप्शन 77 का सही जवाब होगा। मैथ को आप अपने से बनाइएगा, तो इसका सही जवाब होगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको बात बोलते हैं। इसका हो जाएगा 77 का हो जाएगा 77 का आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 78 का सही जवाब होगा दोस्तों, 78 का 78 का आपको बी नंबर ऑप्शन सही है। इस वीडियो को रोक कर आपको बनाना है, ठीक है ना, मैथ को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अगले इसका सही जवाब होगा आपको डी नंबर ऑप्शन सही है 79 का। 80 का सही जवाब बताएं, इसमें लुप्त जो संख्या बता रहा है 80 का सही जवाब बताएंगे। इसमें बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है, बी नंबर ऑप्शन 80 का 2 नंबर ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए ये तो था मैथ से संबंधित, आप उसको वीडियो को रोक कर बना लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इन कथनों पर चलिए विचार कर लेते हैं। इसमें विचार करने के लिए दिया गया है 81 का विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में। किसी भी खोलिए चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, बिल्कुल सही बात है। खोलिए वो उसके अंदर जो है विद्युत जो है क्या होता है, खोलिए चालक में जो खोखले वाले चाल में जो होता है शून्य होता है। इस प्रकार जो है 2 नंबर ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार 3 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो गया। चलिए इन कथनों पर विचार करते हैं, सत्य कथन पर विचार करना है। तो न्यूटन के तीसरा नियम से बल की प्रकृति ज्ञात होती है। भैया नहीं यार, ये आपको द्वितीय नियम से, कौन नियम से? सेकंड लॉ से आपको बल की प्रकृति मिलती है। बिल्कुल सही बात है, ये आपको ये गलत दिया है, ठीक है ना। और भारत ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगाता है। भारत नहीं, भार होगा ना, भार होगा, भार भार भारत नहीं होगा। भार कैसे लगाइए, यहाँ पर मिसप्रिंट है। भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, तो इसमें दिशा और परिणाम दोनों होगा, क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा ये दिशा और परिणाम दोनों होगा। हाँ बिल्कुल सही होगा, इसमें दिशा भी होगा परिणाम भी होगा। भार वेट जो है ये आपको दिशा को भी इंगित करेगा और आपको भार को भी, यानी मैग्नीट्यूड का भी आपको बताएगा। तो इस प्रकार जो ए नंबर 2 नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना। लेकिन इस बात को याद रखेंगे, 2 नंबर आपको सही है, लेकिन इसमें 1 और 2 सर चेक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात थी। तृतीय जो है न्यूटन के तीसरा लॉ से आपको बल की प्रकृति नहीं मिलती है, दूसरा नियम से मिलता है। इस प्रकार जो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, इसको सुधार कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यक्षता, मानी कि सबसे ज्यादा ताना किसको जा सकता है, किसको फैलाया जा सकता है? स्टील को जो सबसे प्रत्यक्षता, मानी कि सबसे ज्यादा फैलाव स्टील में होती है। और घड़ी में स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा रहती है। कैसी? जो घड़ी में जो है आपको चाबी देने वाली जो होता है, ऐसे चाबी दिया जाता है,
घड़ी में, तो ये आपको उसमें जो ऊर्जा कैसे भंडारित रहती है, ये तो एस्थेटिक ऊर्जा के रूप में कैसे रहती है दोस्तों, तो एस्थेटिक ऊर्जा के रूप में घड़ी वाली चाबी में एनर्जी समाहित रहती है। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में पर होकर गुजरती है तब कौन सा निम्नलिखित में से प्रभाव होता है। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच से होकर गुजरती है तब वह कौन सा प्रभावित होता है, इसमें क्या प्रभावित होगा। 85 का सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तरंग दर्ज और वेग इसमें प्रभावित होता है, तरंग दर्ज और आपको वेग प्रभावित हो जाती है। डी नंबर ऑप्शन आप याद रखेंगे। इसमें अर्धचालक नहीं है, अर्धचालक नहीं है। 86 का सही जवाब होगा आपको आर्सेनिक नहीं है, आपको सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सेलेनियम है, लेकिन आर्सेनिक नहीं है दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन गलत जवाब है। फैराडे के नियम किससे संबंधित, फैराडे के नियम पूछ रहा है, फैराडे के नियम किससे संबंधित है। यह फैराडे के नियम याद रखिएगा विद्युत अपघटन से दोस्तों, ये आपको फैराडे के नियम है, विद्युत अपघटन से संबंधित है। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच के अंतर कितनी विभिन्न संख्या उपस्थिति के कारण होते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच के अंतर और इनकी विभिन्न संख्या की उपस्थिति का कारण क्या होती है। 88 का सही जवाब होगा आपको न्यूट्रॉन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइसोटॉप होते हैं क्या, आइसोटॉप क्या होते हैं, आइसोटॉप होते हैं दोस्तों, चलिए बताइए। तो आइसोटॉप जो होते हैं दोस्तों, ये समान संख्या में न्यूट्रॉन को आइसोटॉप बोला जाता है। आपको बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। समसंयोजी ऊर्जा का उदाहरण, समसंयोजी यौगिक का उदाहरण बताएंगे। समसंयोजी यौगिक का उदाहरण, इसका सही जवाब है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन CH CL3 ये संयोजी सहयौगिक का उदाहरण है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजिक यौगिक है। सहसंयोजिक यौगिक पूछ रहा है, इसमें से कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है ये सहसंयोजिक यौगिक का उदाहरण है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है सहसंयोजिक यौगिक का उदाहरण है। आपको डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यह क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि इसमें से कौन सा तत्व ईंधन नहीं है, तो ईंधन कौन सा नहीं है। 92 का सही जवाब होगा आपको हीलियम। आपको ईंधन कहाँ से है, आपको हीलियम नहीं है। थोरियम ईंधन है, यूरेनियम है, रेडियम है, लेकिन आपको हीलियम नहीं है, हीलियम नहीं है। जंग रोधी लोहा बनाने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण धातु है। जंग रोधक धातु मन की धातु बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए कौन सा इसमें से उपयुक्त धातु सही होगा। तो इसमें क्रोमियम होता है। क्रोमियम जो है जंग रोधक धातु जो है बनाने के लिए इसमें प्रयोग करते हैं, क्रोमियम का प्रयोग करते हैं और उसमें जंग नहीं लगता है। चलिए सुनियमित करना है और इसका सही जवाब बात कर लेते हैं। सुनियमित करना है इसमें। नीला थोथा को बोला जाता है दोस्तों कॉपर सल्फेट। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट बोला जाता है। हरी कशिश को आपको फेरस सल्फेट बोलते हैं, हरी कशिश को फेरस सल्फेट बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसका सही जवाब 3 का जो हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट का, चिली साल्ट पीटर जो सोडियम नाइट्रेट का, और कैलोमल जो हो जाएगा आपको क्यूरिक क्लोराइड का, क्यूरस क्लोराइड का हो जाएगा। इस प्रकार जो है दोस्तों मिलान नंबर का सही जवाब होगा 2 नंबर सही जवाब होगा दोस्तों, इस बात को याद रखें, दूसरे का नंबर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र होते हैं, इसका सही जवाब होगा डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का होते हैं। गुणसूत्र होते हैं डीएनए और प्रोटीन का होते हैं। इस प्रकार जो है सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा अम्ल विकसित अंग है, वह कौन सा अम्ल जो है विकसित अंग है, तो वह कौन सा अंग जो है पूछ रहे हैं ना, अम्ल कैसे हो जाएगा यार, शरीर में अम्ल होगा, अंग होगा, अंग अम्ल नहीं, यहाँ पर अम्ल जो है अम्ल कैसे विकसित हुआ, अंग होगा दोस्तों, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। वह बताएं कि वह मतलब कि अंग विकसित है शरीर का, वह कौन सा अंग विकसित है, तो ये जो है बी नंबर आपको, अच्छा अपेंडिक्स जो है अम्ल विकसित करता है, अपेंडिक्स हो सकता है। अम्ल विकसित अंग कौन है, अम्ल विकसित अंग अपेंडिक्स, ये अम्ल को विकसित करता है, अच्छा हो सकता है, ठीक है। ये अम्ल को जो है एसिड को विकसित करने वाला अंग कौन, अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स, ठीक है। चलिए 96 का बी नंबर सही था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 97 का 97 का हो जाएगा शरीर की विशालतम धमनी बताइए, सबसे विशालतम धमनी, बॉडी का सबसे विशालतम धमनी का नाम क्या है। इसका सही जवाब होगा बी नंबर होगा
एक एआर्टर जो है शरीर का सबसे बड़ी विशालतम धमनी है। एआर्टर जो है एआर्टर। बी नंबर सबसे सही जवाब है। अगले बात करते हैं, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय जो है खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका सही जवाब डी नंबर ऑप्शन आयोडीन का है। लेमिनेरिया शैवाल जो है जिसे आयोडीन प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। चलिए 99 की बात करते हैं। 99 क्वेश्चन देखेंगे। जापानी इन्फ्लुएंटिस जो है का कारण क्या है? जापानी इन्फ्लुएंटिस का प्रमुख कारण क्या है? 99 को हो जाएगा आपको विषाणु, सही जवाब होगा। जापानी इन्फ्लुएंटिस का प्रमुख कारण आपको विषाणु है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात है, बीसीजी का टीका किस उम्र में लगाई जाती है? बीसीजी का टीका जो है किस उम्र में लगाई जाती है? तो नवजात शिशुओं को जो लगाया जाता है ना, 0 से लेकर आपको 6 वर्ष के बच्चों को नवजात हो जाएगा। तो ये आपको 0 से लेकर 6 बच्चों को जो है आपको बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो इसे नवजात शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चलिए आपको बात, आज का लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है ना, कमेंट करके आप बताएंगे। देखते हैं किनका कमेंट्स आता है पहले। चलिए दोस्तों, ये आपको क्या बोलते हैं कि रोशन आनंद गुरु रहमान सर का ये प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए बिहार दरोगा और बिहार एसएससी, रेलवे और एनटीपीसी के लिए, ठीक है ना, बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण ये सेट तैयार किया गया था। और आप चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि गुरु रहमान सर का प्रैक्टिस आप हमेशा देख पाएंगे। और अन्य प्रकार की जो वीडियो यहाँ पर भी प्रोवाइड किया जाता है जो आपको एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।